Shadab Law Classes in association with Dynamic Augments. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, वीडियोस को प्रॉपर्ली देख रहे होंगे मेरी यूट्यूब की। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली, तो हम जो एक्ट डिस्कस करेंगे, द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, इसका जो आज हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन नंबर 4 और 5 डिस्कस करेंगे। कि भाई सेक्शन नंबर 4 और 5 आज इस वीडियो में, सेक्शन नंबर और 4 और 5 ऐसे ही वीडियोस के अंदर हम इस एक्ट को 3-4 वीडियोस के अंदर कवर कर देंगे और खत्म कर देंगे इसे 3-4 वीडियोस में। आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बताता हूं कि जो गार्जियनशिप है वो 2 तरीके की होती है। आपको यह समझना इसके अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। शुरू करने से पहले आपको यह समझना जरूरी है कि गार्जियनशिप कितने तरीके की होती है। एक होता है डी ज्योर गार्जियन, एक होता है डी फैक्टो गार्जियन। एक होता है डी ज्योर गार्जियन, एक होता है डी फैक्टो गार्जियन। अब सर आप ये सबके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आप ये तो बताएं कि डी ज्योर और डी फैक्टो में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो जो डी ज्योर गार्जियन होता है वो होता है अपॉइंटेड बाय लॉ, या फिर लॉ की नजर में लीगल गार्जियन। ठीक है, जो कि या तो लॉ ने अपॉइंट किया हो या लॉ की नजर में लीगल एक गार्जियन है वो, तो उसे हम डी ज्योर गार्जियन कहते हैं। मगर डी फैक्टो गार्जियन वो होता है जिसे लीगली जो गार्जियन नहीं है, मगर वो खुद ही से ही उस माइनर का गार्जियन बनना चाह रहा है, खुद ही से ही अपने आप ही, उसे हम कहते हैं डी फैक्टो गार्जियन। ठीक है, डी ज्योर गार्जियन और डी फैक्टो गार्जियन, यह बात आपको आई थिंक बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। तो इसी से ही हम सबसे पहले सेक्शन नंबर 4 को समझते हैं कि हां भाई सेक्शन नंबर 4 हमारा कह क्या रहा है। चलिए जी, सेक्शन नंबर 4 हमारा बात करता है डेफिनेशन क्लॉज की। सबसे पहले डेफिनेशन, क्योंकि इस एक्ट के अंदर यह समझना बेहद बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप यह समझिए, सेक्शन नंबर 4 ही मैं तो यह समझता हूं सेक्शन नंबर 4 समझ में आया, देखिएगा कितने अच्छे से हम समझेंगे भी इसे, और इससे हमारे एक्ट में एक मजबूती बनती है और यह समझ में आता है हमें एक्ट कहना क्या चाह रहा है। सेक्शन नंबर 4 यह कह रहा है, सबसे पहले डेफिनेशन ए है माइनर। माइनर मींस अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स। पहला कह रहा है 4 का ए, लेस देन 18 ईयर्स, लेस देन 18 ईयर्स, क्या 18 साल हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स। इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के हिसाब से भी जो 18 साल एक उम्र है वो मेजॉरिटी की एज है। तो यहां पे भी माइनर, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट के लिए भी जो 1956 का एक एक्ट है, उसमें भी जो माइनर की एज एक डिफाइन करी गई है वो डिफाइन करी गई है 18 साल। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। डी गार्जियन मीन्स अ पर्सन हैविंग द केयर ऑफ द पर्सन ऑफ माइनर और द प्रॉपर्टी, बोथ पर्सन एंड प्रॉपर्टी। देखिए, अब जो गार्जियन है, डी ज्योर गार्जियन या डी फैक्टो गार्जियन, बेसिकली अभी जो ये गार्जियनशिप की बात हो रही है यहां पे, ये जो गार्जियन डिफाइंड है, ये हमेशा याद रखिए, आप लिख भी लीजिए बैरक में, डी ज्योर गार्जियन की बात हो रही है। ये कह रहे हैं जो वो गार्जियन होगा जो लॉ की नजर में लीगल गार्जियन है या लीगली अपॉइंटेड गार्जियन है, वो जो माइनर है उस पर्सन का भी गार्जियन होगा और उसकी प्रॉपर्टी का भी गार्जियन होगा। दोनों का, पर्सन का भी गार्जियन और प्रॉपर्टी का भी गार्जियन। सबसे पहले नंबर पे इंक्लूड अ नेचुरल गार्जियन। ठीक है जी, सबसे पहले इन्होंने कहा नेचुरल गार्जियन। इसके पास आप लिख लीजिए सेक्शन नंबर 6, सेक्शन नंबर 6 के भाई माइनर। अब मैं आपको जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा सेक्शन नंबर 6, 7, 8 उसमें समझाऊंगा, तो उसके अंदर मैं आपको पॉइंटेड समझाऊंगा कि भाई देखिए, जो माइनर होता है, जो माइनर होता है, अभी के लिए मैं आपको समझाता हूं, माइनर है, कोई बच्चा है, वो देखिए वो पहले तो मेल होगा या फीमेल होगा, पहले तो यहां भी देखना पड़ेगा मेल है या फीमेल है। दूसरी चीज इसमें देखनी पड़ेगी, लेजिटिमेट है या फिर इनलेजिटिमेट है, जायज है या नाजायज बच्चा है, तो उसका नेचुरल गार्जियन कौन होगा, यह सेक्शन नंबर 6 हमें बताएगा। यह सेक्शन नंबर 6 हमें बताएगा नेचुरल गार्जियन। आगे, अ गार्जियन अपॉइंटेड बाय विल ऑफ अ माइनर्स फादर और मदर, यह है सेक्शन नंबर 9 आपका।
इसे हम कहते हैं जो विल से गार्जियन बनते हैं, जो विल मतलब मरने से पहले या तो फादर या मदर विल बना गए गार्जियनशिप की, इसे हम कहते हैं टेस्टामेंट्री गार्जियन। जो पर्सन होगा उसे हम कहेंगे टेस्टामेंट्री गार्जियन। अब जो टेस्टामेंट्री गार्जियन है वो सेक्शन नंबर 9 में हम पढ़ेंगे। तो ये वाली चीज देखिए, सारी चीजें लॉ, नेचुरल गार्जियन लिखा है सेक्शन नंबर 6 में लीगली, ठीक है। अब आता है सेक्शन नंबर 9 में टेस्टामेंट्री गार्जियन, वो भी अपॉइंटेड बाय लॉ ही है, एक तरीके से लॉ आ गया उसमें, ऑपरेशन ऑफ लॉ, ठीक है। थर्ड, अ गार्जियन अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट। देखिए, अ गार्जियन अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट, ठीक है, कि जो अपॉइंट किसने किया है, कोर्ट ने अपॉइंट किया है या कोर्ट ने डिक्लेयर किया है उसे एज अ गार्जियन। ये पॉइंट भी हमें समझ में आया। फोर्थ, अ पर्सन एम्पावर्ड टू एक्ट एज सच और अंडर एनी इनेक्टमेंट रिलेटिंग टू एनी कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स। इसे सेक्शन नंबर 2 से रेड विद करते हैं। देखिए सेक्शन नंबर 2 को पढ़िए, कोर्ट्स ऑफ वॉर्ड एक्ट to be supplemental to Act 8 of 1890. The provision of this act shall be in addition to or not save as hereinafter expressly provided in derogation of natural the Guardian and Wards Act 1890। ठीक है जी, ये वाली चीज हो गई। अब पर्सन अपॉइंटेड, ठीक है जी, कोर्ट्स ऑफ वॉर्ड ने अगर किसी को अपॉइंट किया है तो वो भी गार्जियन हम कंसीडर करेंगे। तो ये जितने भी चारों के चारों पॉइंट हैं, ए बी सी डी, ये जितने भी सारे के पॉइंट है, देखिए ये जो बी के अंदर 1 2 3 और 4, ये जो 4 पॉइंट इसके अंदर दे रखे हैं, सारे के सारे डी ज्योर गार्जियन, ये सारे के सारे डी ज्योर गार्जियन है। ए माइनर डिफाइन करता है, बी हमारा गार्जियन को डिफाइन करता है, और उसमें जो चारों गार्जियन दे रखे हैं, नेचुरल गार्जियन दे रखा है, ठीक है, टेस्टामेंट्री गार्जियन दे रखा है, कोर्ट के थ्रू गार्जियन है, कोर्ट ऑफ वॉर्ड के थ्रू गार्जियन है, ये सारे के सारे हमारे क्या है, ये डी ज्योर गार्जियन है, जो लीगली लॉ की नजर में लीगल गार्जियन है, जो लॉ ने बनाए हैं या लॉ की नजर में वो गार्जियन है। बात समझ में आ रही है आपको। अब आते हैं सी, नेचुरल गार्जियन मींस ऑफ एनी गार्जियन मेंशन्ड इन सेक्शन 6। अब इन्होंने सी में नेचुरल गार्जियन को डिफाइन कर दिया कि नेचुरल गार्जियन क्या है, वो सेक्शन नंबर 6 में आपको देखने को मिलेगा। वो हम नेक्स्ट वीडियो में 6 7 8 तीनों को डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है, ओके, अच्छे से, ठीक है जी। अब आता है सेक्शन नंबर 5, ओवर राइडिंग इफेक्ट ऑफ एक्ट। ओवर राइडिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, देखिए इससे पहले 1956 जब ये एक्ट आया था, कब आया था जी, ये 25 अगस्त 1956। इससे पहले जितना भी माइनॉरिटी और गार्जियनशिप से रिलेटेड कोई कस्टम था, कोई एक्ट था या कुछ भी बना हुआ था, ओवर राइडिंग इफेक्ट ये कहता है अब कुछ फॉलो नहीं होगा, ये एक्ट फॉलो होगा। वो ये कह रहा है कि ये एक्ट जो मैंने बना दिया, कुछ भी फॉलो होता था उसे सबको भूल जाओ, अब इस हिसाब से गार्जियनशिप डिफाइन होगी, इस हिसाब से माइनॉरिटी और गार्जियनशिप को हम चलाएंगे। हिंदू, ठीक है, अच्छा जी, आगे क्या लिखा है, सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट एनी टेक्स्ट रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदू लॉ और एनी कस्टम और यूसेज एज अ पार्ट that the law enforced immediately before the commencement of this act shall cease to have effect। cease, सारा का सारा सीज कर दो उसे, जो बना हुआ था पुराना, ठीक है, टू हैव इफेक्ट विद रेस्पेक्ट टू एनी मैटर फॉर विच द प्रोविजन कंटेन्ड इन दिस एक्ट। इस एक्ट में जिस मैटर के बारे में डिस्कस कर दिया, उसके अलावा अगर कहीं कुछ और है तो सारा का सारा जीरो नील बटे सन्नाटा समझिए आप। क्यों? क्योंकि अब इस एक्ट के हिसाब से माइनॉरिटी और गार्जियनशिप चलेगी। आगे क्या लिखा है, एनी अदर लॉ इन फोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल सीज टू हैव इफेक्ट for so far as it is inconsistent with the provision। अब देखिए, अगर कोई एक्ट ऑलरेडी बना हुआ था 1956 से पहले, तो अगर इस इन डेरोगेशन या इनकंसिस्टेंट इस एक्ट के साथ अगर कोई प्रोविजन उसका इनकंसिस्टेंट है, तो वो सारा का सारा क्या कंसिडरेशन में ले लिया जाएगा कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसे सीज कर दो, इसे मानो। तो आई थिंक आपको सेक्शन नंबर 4 और 5 डीजीओ डिफैक्टो गार्जियन ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 6 7 और 8। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।